अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो चैप्टर नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है चैप्टर नंबर 9 पे, कार्बन एंड द साइंस पॉलिसी नेक्सस द क्योटो चैलेंज। इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन और ग्लोबल कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने टेरेस्ट्रियल सिंक, लोकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल सिंक, वेरिएबिलिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल सिंक के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ओरिजिन ऑफ टेरेस्ट्रियल सिंक और फ्यूचर ऑफ टेरेस्ट्रियल कार्बन साइकिल, ये दोनों टॉपिक्स को इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने टेरेस्ट्रियल सिंक के बारे में पढ़ा था कि टेरेस्ट्रियल सिंक क्या होता है, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा फिर हमने जो बुक वाला सारा मटेरियल है उसी को हमने इजी करके देखा कि क्या था कि पहले जो पहले था, पहले कार्बन की एमिशन ज़्यादा होती थी, बट अब कार्बन की जो क्या कहते हैं जो सिंक है, मतलब कि एब्जॉर्ब भी जो है वो लैंड ज़्यादा करती है। ठीक है, और उसके अलावा हमने लोकेशन देखी थी कि अर्थ की कौन सी ऐसी लोकेशन है कहाँ पर जो है वो कितनी कार्बन एब्जॉर्ब हो रही है, और वेरिएबिलिटी के जो वेरिएशंस आती हैं, ईयर टू ईयर वेरिएशंस आती हैं, किन रीजंस की वजह से आती हैं। तो अब हमने इसके अंदर पढ़ना है ओरिजिन। अच्छा, पर्टिकुलरली यूएसए में स्टडीज में मतलब कि ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि व्हाट मेक्स अर्थ्स लैंड एब्जॉर्ब कार्बन, के अर्थ जो जो लैंड है सिंपली वो कार्बन को क्यों एब्जॉर्ब करती है, क्या ऐसी वजह होती है। तो यूएसए में 2001 में रिसर्च में ये पता चला कि हाफ ऑफ द कार्बन एब्जॉर्प्शन जो लैंड पे हो रही है वो फॉरेस्ट प्रोसेसेस और वुड प्रोडक्ट्स वगैरह की वजह से हो रही है। और बाकी जो मतलब और बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है इसमें, मतलब कार्बन एब्जॉर्प्शन में, वो क्या है, वुडी एनक्रोचमेंट। वुड इंक्रोचमेंट के अंदर क्या होता है कि जो होते हैं ना ग्रास लैंड्स, और जो ऐसे एरियाज जहाँ पर वुडी प्लांट्स नहीं होते वहाँ पर वुडी प्लांट्स की ग्रोथ को जो हम वुडी इंक्रोचमेंट कहते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ज़ाहिर सी बात है, जो वुडी प्लांट्स वगैरह हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज़ वगैरह होंगे, वो क्या होंगे, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, और ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो लेंगे तो इट मीन्स कार्बन जो है वो ज़्यादा वो हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो द टोटल कार्बन अपटेक इज हायर देन प्रीवियस एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इन्वेंट्रीज अलाइनिंग विद कंप्यूटर मॉडल्स, यानी कि जो पहले सारे एस्टिमेट किए गए थे उस हिसाब से जो टोटल कार्बन अपटेक है उससे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा है मतलब। अच्छा, कॉजेज़ क्या है, एग्जैक्ट इसके रीजंस क्या हैं, वो अभी भी स्टडी की जा रही हैं, बट 2001 में रिसर्च के हिसाब से वैसे हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि मे बी क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इस वजह से प्लांट्स भी ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ओनली स्मॉल पोर्शन जो है, यानी कि 0.08 बिलियन टन्स पर ईयर जो है वो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो क्योंकि ये भी जो है वो एक लिमिट तक जो है वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड, इस वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अगर फॉर एग्जांपल पानी के अंदर भी जाते हैं, तो हम एक पानी के अंदर भी जाते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हम एक लिमिट तक पानी पी सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम अगर पानी के अंदर हैं तो हम सारा पानी पी जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल यही इस केस में होता है। और दूसरे फैक्टर्स क्या है, नाइट्रोजन डिपोजिशन एंड क्लाइमेट वार्मिंग वगैरह, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ में, लेकिन इनका कम ही जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, फॉरेस्ट के बारे में पता है, फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो फार्मलैंड्स होते हैं उनको, उनकी रीग्रोथ को, यानी कि और ज़्यादा जो है वो फार्म्स या प्लांट्स वगैरह ग्रो करने से ये एस्टिमेट लगाया गया कि 0.2 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, कि the regrowth of abundant farmland is estimated to absorb 0.2 billion tons of carbon dioxide per year, यानी कि इसकी रीग्रोथ से इतनी ज़्यादा जो है वो हो रही है। तो यूएसए ने यूएनएफसीसीसी में, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड आई थिंक इसका था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो है वहाँ पर क्या है, यूएसए ने क्या सबमिट करवाया कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वजह से जो नेट कार्बन सिंक है, यानी नेट कार्बन जो एब्जॉर्ब हो रही है, वो तकरीबन 0.288 बिलियन टन्स पर ईयर सिर्फ इस रीजन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी ये कि ये तो यूएसए ने बता दिया ना कि इस वजह से हो रही है, बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कार्बन की एब्जॉर्प्शन की।
अच्छा, अब एवरेज कार्बन अपटेक क्या है? ऑन एवरेज जो लैंड है वो तकरीबन 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर एब्जॉर्ब करती है। बाकी ये कि वेरी कर सकता है, 2 से 3 बिलियन के टन्स के दरमियान जो है ये वेरी कर सकती है ये वैल्यू। और जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा कार्बन अपटेक होगी, जितनी ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो उसका जो इंक्रीज है वो स्लो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कि कार्बन अब्जॉर्प्शन किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर पता होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा ये इन एग्रीमेंट्स के लिए, जैसे कि यूएनएफसीसीसी एंड क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, क्योंकि इनका मेन मकसद ही ये होता है कि जो कार्बन है, कार्बन की जो इमिशंस हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है। ये इन एग्रीमेंट्स का काम ही क्या होता है? ये देखें, जैसे टू रिड्यूस ह्यूमन कॉज्ड इमिशन, कि ह्यूमन कॉज्ड इमिशन कम से कम हो, और ह्यूमन कॉस्ट कार्बन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि ह्यूमन ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो कार्बन अगर एटमॉस्फेयर के अंदर रहेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये एम्स होते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और यूएनएफसीसीसी वगैरह के। अच्छा, उसके अलावा ह्यूमन इंड्यूस चेंज डेफिनेशन, इसके अंदर ये भी डिस्कस किया गया है कि एक मीटिंग हुई, COP7 मीटिंग इन मराकश, इसमें ये डिस्कस किया गया कि ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंज किया, ह्यूमन इंड्यूस्ड इमिशंस वगैरह की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो उसमें क्या किया गया, उसमें जो जो तीन पॉइंट्स हैं जो कि हमें लगता है ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंज में आते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था इसकी डेफिनेशन में से। जैसे कि फर्स्ट है एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और नाइट्रोजन डिपोजिशन एंड इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट स्ट्रक्चर। ये जो है ना, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया गया था इसकी डेफिनेशन से, जो ह्यूमन इंड्यूस चेंज है इसकी डेफिनेशन से। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है द फ्यूचर ऑफ टेरेस्ट्रियल कार्बन साइकिल। तो वो था हमारा ओरिजिन के कार्बन जो है एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है, वो हमने इसके अंदर देख लिया। अब है फ्यूचर क्या है टेरेस्ट्रियल कार्बन साइकिल का, क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ट्रेंड इन टेरेस्ट्रियल कार्बन अपटेक के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि अर्थ लैंड जो है वो पहले से ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब कर रही है। ये हमें पता है कि टाइम के साथ साथ ज़्यादा एब्जॉर्ब करती जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, इंडिपेंडेंट मॉडल्स हैं, जिन्होंने सिमिलर यही चीज़ मतलब कि बताई है। तो कार्बन अपटेक, अब ये एक मतलब कि पहले से बात बताई जा रही है कि कार्बन अपटेक विल लाइकली इंक्रीज अंटिल द मिडल ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के मिडल तक कार्बन अपटेक जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, कहाँ तक हो सकता है? 3 से 7 बिलियन टन ऑफ कार्बन एक साल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, अभी फिलहाल 3 चल रही थी, जो हम पीछे पढ़ रहे थे उधर 3 तक थी, हमने देखा। उसके बाद क्या है कि अच्छा, इसके बाद क्या है कि ऐसा एक पॉइंट आएगा कि ये जो लेवल है, जो एब्जॉर्प्शन का लेवल है, ये कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर पहले की तरह जैसे पास्ट में था कि इमिशन ज़्यादा हो रही थी, एब्जॉर्प्शन कम हो रही थी, तो उस तरह से सेंचुरी के एंड पे, 21st सेंचुरी के एंड पे उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मिडल तक क्या होगा कि ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो कम होती जाएगी, इमिशन ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल क्या हैं, कि वन इज कार्बन ट्रेडिंग अमंग अमंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि कार्बन ट्रेडिंग की जाती है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के दरमियान ही, और इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के दरमियान कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है अभी आगे हम देखते हैं। और दूसरा इसका है कि यूज ऑफ लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, ये इसकी एब्रीवेशन है एक्टिविटीज, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं उनको कम किया जा सके। ये आगे आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के ये आर्टिकल्स के अंदर ये वाली बात की गई है। अच्छा, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर है, जिसके अंदर क्या होता है कि कंट्रीज जो हैं वो इमिशन अलाउंसेस जो हैं वो ट्रेड करती हैं। अब इमिशन अलाउंसेस क्या है, कि ये परमिट्स हैं, समझ लें। ठीक है, ये परमिट्स हैं जो कि एक कंट्री को अलाउ करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वो क्या कहते हैं रिलीज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक मतलब कि 10, ये एक वैल्यू सेट कर दिया है कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट तक आप ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हर कंट्री के पास एक जितना जो है वो राइट होता है। ठीक है, तो वो कंट्रीज जिनके पास एक्स्ट्रा, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंट्री है वो 10 पॉइंट्स नहीं कर रही, वो 5 पॉइंट्स इमिट कर रही है, तो अब वो जो बाकी के जो 5 पॉइंट्स हैं उसके पास, वो किसी और कंट्री को वो जो है वो बेच सकती है। ठीक है, वो किसी और कंट्री को वो बेच सकती है, अलाउ कर सकती है कि वो कंट्री जो है वो उसके हिस्से के 5 पॉइंट्स जो है वो इमिट कर ले। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग।
फॉर एग्जांपल जैसे रशिया है, रशिया के पास जो है वो एमिशन अलाउंसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इनका जो इकोनॉमिक डाउनटर्न ज़रा था, जिसकी वजह से क्या है कि उनके पास ज़्यादा एबिलिटी थी कि वो मतलब ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें अगर 5 पॉइंट इमिट किए हैं, उधर से यूएस से है, यूएस को जो है वो ज़्यादा चाहिए। यूएस अगर 15 करना चाह रहा है, ठीक है, 15 पॉइंट्स ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट करना चाह रहा है, तो अब उसको 5 की ज़रूरत है और रशिया के पास 5 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है कि ये आपस में ट्रेडिंग कर लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से अब इसका फ़ायदा क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने क्योटो प्रोटोकॉल को मीट कर सकता है, ठीक है, विदाउट किसी प्रॉब्लम के। और रशिया को भी ऑब्वियसली उस 5 की ज़रूरत नहीं है, तो रशिया ने उसको ट्रेड कर दिया। तो ये सिंपली होता है कार्बन ट्रेडिंग। अच्छा, अब ट्रेडिंग के बगैर अगर हम देखें, कंप्लायंस कॉस्ट जो है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की कितनी थी, $150 से $600 पर टन ऑफ कार्बन। और इसमें लॉस कितना हो रहा था, 0.2% से 2% तक। लेकिन जब ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि फ़ायदा क्या हो रहा है कि $150 से $600 से कहाँ पर वैल्यू आ जाती है, $15 टू $150 पर टन ऑफ कार्बन। और 0.1% से 0.1% से 1% तक जो है वो लॉस जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग का कितना ज़्यादा फायदा होता है। उसके अलावा और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, कॉस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज और भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो क्या कहते हैं, वो ऐसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स बनाती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट जब बनाएंगी तो उनको क्रेडिट्स मिलेंगे। तो जो इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो हैं वो क्रेडिट्स अर्न करती हैं, क्या करके, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे दोनों को फायदा होता है, उन कंट्रीज को क्रेडिट्स मिलते हैं और क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्बन स्टोरेज इन लैंड यूज एक्टिविटीज़ के। कार्बन स्टोरेज इन लैंड यूज एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसी लैंड यूज एक्टिविटीज़ की जाए जिसमें कार्बन स्टोर हो। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ सकता है, एफॉरेस्टेशन होती है, ठीक है, ज़्यादा दरख्त जो है वो लगाए जाएं, रीफॉरेस्टेशन की जाए। उसके बाद आ जाता है एड्रेसिंग अदर ग्रीन हाउस गैसेज, दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज को भी देखा जाए, जैसे कि मीथेन है, उसके अलावा ओजोन है, ये सब गैसेज भी हमें पता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंसीडरिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के, हम देखें कि और भी इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इससे एयर क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। और उससे क्या फ़ायदा होगा, इससे भी फ़ायदा होगा कि बहुत सारे लोगों, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जब बनाए जाएंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो क्या है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी। उसके अलावा एफिशिएंट टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं, ये समझ लें क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या इस तरह की चीज़ें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कार्बन की एमिशन ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे टैक्स लगाया जाए, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो ना करें। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कि बायोलॉजिकल स्ट्रेटजीज भी हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को जो है बेहतर करने के में हेल्प करती हैं, जैसे कि कंजर्विंग एग्जिस्टिंग कार्बन स्टोर्स, इंक्रीजिंग कार्बन स्टोरेज इन नेचुरल सिस्टम यूजिंग सस्टेनेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। कंजर्विंग एग्जिस्टिंग कार्बन स्टोर के अंदर क्या होगा कि जो ऑलरेडी कार्बन स्टोर्स हैं उनको बचाना है, जैसे कि जो फॉरेस्ट वगैरह हैं उनकी जो है उनको बचाना है, मतलब उनकी डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, या पहले से जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको जो है वो रीस्टोर करना है। उसके बाद आता है इंक्रीज कार्बन स्टोरेज इन नेचुरल सिस्टम। इसमें क्या है कि कार्बन स्टोरेज किस तरह से नेचुरल सिस्टम में बढ़ा सकते हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादा ट्रीज लगा के, ठीक है, रीफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन करके, यूजिंग सस्टेनेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है जो कि सस्टेनेबल है। अच्छा, यहाँ तक ना आपका ख़त्म हो जाता है फ्यूचर का तकरीबन, ठीक है। अब आगे ना कुछ आपकी बुक के अंदर काफ़ी सारा लिखा हुआ है, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बना के, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर ये समरी मैंने इसलिए लिखा, उनकी मतलब समरी सी करके मैंने यहाँ पर आपको, मैं अभी आपको बताती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है।
कि क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है विद अ कैनोपी कवर ऑफ एटलीस्ट 10%। कैनोपी कवर यानी कि पूरा जो लीव्स है वहां उससे कवर हुआ हो, ठीक है, झुंड जिसे हम कहते हैं। और मिनिमम ट्री हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 to 5 मीटर, एंड एस्पेटियल एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 0.05 to 1 हेक्टर। 0.05 to 1 हेक्टर का मतलब 5000 स्क्वायर मीटर टू 10,000 स्क्वायर मीटर तक। उसके अलावा इसमें कुछ टर्म्स बताई हुई हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन, अभी हमने पीछे इन टर्म्स की बात की, तो एफॉरेस्टेशन क्या होता है? एफॉरेस्टेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑन लैंड दैट हैज नॉट बीन फॉरेस्टेड फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स। यानी कि बिल्कुल ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे साल तक कोई दरख्त नहीं उगाया गया, उस जगह पर दरख्त उगाना कहते हैं एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है ऐसी जगह पर दरख्त उगाना, जैसे अगर 5-6 साल पहले की बात है, यहाँ पर पहले फॉरेस्ट था बट उसके बाद खत्म हो गया, तो फिर मैं 5 साल बाद मैं वहां पर दोबारा से दरख्त लगा रही हूँ, तो वो क्या है, वो रीफॉरेस्टेशन है, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब हम जानते हैं कि ऑलरेडी जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करना, दरख्तों को काटना, उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फिर उसके अलावा कुछ यहाँ पर और पॉइंट्स हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसमें एक ये भी होता है कि ये कंट्रीज को क्रेडिट्स अर्न करने का जो है वो मौका देती है कि जो कंट्रीज एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज करती हैं, ये एक्टिविटीज करने से वो क्रेडिट्स अर्न करती हैं, ठीक है। ऐसे जो है वो जाहिर सी बात उनकी हौसला अफजाई होती है और वो इस तरह की काम करती हैं। और उसके अलावा लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कि पता चले कि इन मतलब कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, ये फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स पे, ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके अलावा दिस आल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज बीइंग स्टोर्ड और रिलीज्ड बाय दीज एक्टिविटीज, के इन एक्टिविटीज की वजह से जो कार्बन स्टोर हो रही है, रिलीज हो रही है, उसको भी एक्यूरेटली मेजर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्योटो प्रोटोकॉल ऑल्सो जो है वो अलाउज कंट्रीज टू अर्न क्रेडिट फॉर अदर लैंड यूज चेंजेस, फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज सच एज चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सिंपली हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें एक एम तो सेट कर लिया, तो उसके लिए स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं कि कंट्रीज को क्या किया जा रहा है, सब कंट्रीज को उनकी हौसला अफजाई किए जाती है, इनकरेज किया जाता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जिससे जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो कम से कम हो, जिससे इमिशंस जो है वो कम से कम हो, ठीक है। और तो ये सारा था सिंपली आपका जो है जो हमारा रिमेनिंग इसके अंदर रह गया था। इसमें आगे कुछ और भी टर्म्स हैं, कुछ और भी काफ़ी सारा है, उस वो आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, एंड पे इसके कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं। तो बाकी उम्मीद है इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे कवर हो गए होंगे। और अगर आपको इसके अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।